सूरत के बाद इंदौर में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है जब कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार डॉक्टर अक्षय कांति बम ने अपना नाम वापस ले लिया। आज उन्होंने भाजपा के विधायक रमेश मेंदोला के साथ कलेक्ट्रेट में जाकर के अपना नाम वापस लिया। मुकाबला शुरू से ही थोड़ा सा कमज़ोर माना जा रहा था क्योंकि भाजपा का जो उम्मीदवार है वो पहले के सांसद भी हैं शंकर लालवानी, उन्हीं को भाजपा ने फिर से मौका दिया था। दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने पार्षद तक का चुनाव नहीं लड़ा था, इसके चलते उन्हें काफ़ी कमज़ोर और अनुभवहीन माना जा रहा था। अब नामांकन पत्र भरने की तारीख निकल चुकी है, आज नाम वापसी की तारीख है। इस हालत में कांग्रेस के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है, यानी कि मुकाबला एक तरफा सा हो गया है। अब देखना है कि चुनाव में कांग्रेस का जो स्थायी मतदाता है वो अपने वोट का प्रयोग किस तरह से करेगा। कांग्रेस के प्रवक्ता मुकेश नायक ने कहा है कि भाजपा हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं को भय और प्रलोभन देकर के दल बदल करवा रही है। वहीं भाजपा के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस कब तक हमारे ऊपर आरोप लगाएगी बजाय के खुद के गिरेबान में झांकने के। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। इंदौर में कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम द्वारा नामांकन वापस लेने की घटना से इंदौर से लेकर भोपाल और दिल्ली तक सियासत गर्मा गई है। कहीं ना कहीं इस घटना के बाद राजनीतिक भूचाल मध्य प्रदेश में आ चुका है और कांग्रेस के नेता काफ़ी बेहद गुस्से में हैं और कांग्रेस के नेताओं ने इसे दबाव की राजनीति, निर्लज्ज राजनीति, धोखे की राजनीति बताया है। वहीं बीजेपी के लोगों का कहना है कि ये कहीं ना कहीं मोदी पर विश्वास है कांग्रेसियों का और अब जनता के साथ साथ कांग्रेसी भी अब मोदी पर विश्वास करने लगे हैं। ये मोदी की गारंटी है, उस पर विश्वास करने लगे हैं और इसे एक बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। वहीं बीजेपी के कई नेताओं ने इसे जीतू पटवारी की हार बताई है और कांग्रेस की इसे हार बताई है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि जीतू पटवारी जो पीसीसी चीफ हैं, अगर उनके ही घर के गृह क्षेत्र में अगर कांग्रेस उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले लेता है तो ये कहीं ना कहीं उनकी विफलता है और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। कहीं ना कहीं अब इस मामले में राजनीति आगे भी जारी रहेगी क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 चरणों का चुनाव अभी बाकी है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। बिहार का सारण लोकसभा सीट इस बार के आम लोकसभा चुनाव में काफ़ी हॉट सीट बना हुआ है। सारण लोकसभा सीट कभी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का गढ़ माना जाता था। लालू प्रसाद यादव यहां से 4 बार सांसद बन के संसद पहुंचे हैं। इस बार आरजेडी ने अपने प्रत्याशी रोहिणी आचार्य को बनाया है। रोहिणी आचार्य वही है जो लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट कर चर्चाओं में बनी थी। लालू प्रसाद यादव काफ़ी लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे, इसके बावजूद अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के चुनावी कैंपेन में लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से वो सारण में ही कैंप लगाए बैठे हैं और लोगों के बीच में जाकर अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के लिए वोट मांग रहे हैं। आज सारण लोकसभा सीट से रोहिणी आचार्य ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान उनके परिवार के तमाम सदस्य, जिसमें तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, उनकी बड़ी बहन मीसा भारती, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी भी मौजूद रही। साथ ही सभी ने रोहिणी आचार्य के सारण लोकसभा सीट से जीत का दावा किया है। मीसा भारती ने कहा कि सारण की जनता ने बीजेपी को हराने की ठान ली है और यही कारण है कि सारण की जनता का समर्थन उनकी बहन और आरजेडी की सदस्य कैंडिडेट जो रोहिणी आचार्य को मिल रहा है। पटना से सहयोगी आशुतोष कुमार के साथ नितेश सिंह, भारत एक्सप्रेस। सियासत के लिहाज से आज का दिन पूरे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। वहीं उत्तर प्रदेश से आज भारत सरकार के 3 केंद्रीय मंत्रियों ने अपना नामांकन अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से किया है। आपको बता दें कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ संसदीय क्षेत्र से, वहीं शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर ने मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र से एवं स्मृति ईरानी ने जो कि
महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री हैं, उन्होंने अमेठी संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन किया है। 2014 से राजनाथ सिंह और कौशल किशोर लखनऊ एवं मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। वहीं स्मृति ईरानी ने 2014 का चुनाव तो अमेठी से लड़ा था, लेकिन वह जीत नहीं हासिल कर पाई थी। लेकिन 2019 से वह अमेठी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। हालांकि अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अमेठी से अपना पत्ता नहीं खोला है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों का चुनावी नतीजा क्या आता है। हालांकि इन नामांकनों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने अपने शक्ति प्रदर्शन का एहसास कराया है और बड़ा बड़ा रोड शो किया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या उन लोकसभा क्षेत्रों की जनता को यह रोड शो पसंद आता है और जनता अपना मतदान किसके पक्ष में करते दिखती है। कैमरा पर्सन राहुल चौहान के साथ दिव्येंदु राय, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। मुंबई में नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। आज 3 प्रमुख उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। दक्षिण मुंबई से उद्धव ठाकरे ग्रुप की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। अरविंद सावंत 2 बार से दक्षिण मुंबई से सांसद रहे हैं और तीसरी बार भी उन्होंने उद्धव ठाकरे ग्रुप से अपना नामांकन भरा है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ग्रुप की तरफ से ही दक्षिण मध्य मुंबई से अनिल देसाई को जिम्मेदारी दी गई है। अनिल देसाई शिवसेना के सचिव हैं और साथ ही साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के काफ़ी अहम रोल पर हैं और लगातार उद्धव ठाकरे के करीबी बताए जाते रहे हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना की बात करें तो शिवसेना ने दक्षिण मध्य मुंबई से ही अनिल देसाई के सामने राहुल शेवाले को फिर से जिम्मेदारी दी है। महायुति और महाविकास अघाड़ी के तरफ से अब अपने उम्मीदवारों के नामांकन भरने शुरू हो चुके हैं और इसी वजह से जो भी प्रमुख दल के नेता हैं वो सभी इस नामांकन में पहुंच रहे हैं और कहीं न कहीं मुंबई के भीतर शक्ति प्रदर्शन कर अपने पक्ष में जनमत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। छठे चरण में होने वाले मतदान के लिए जौनपुर में भी आज से नामांकन शुरू हो गया। इसी क्रम में जौनपुर लोकसभा और मछली शहर लोकसभा के बीजेपी के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। जौनपुर लोकसभा के प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह ने तो वहीं मछली शहर लोकसभा के प्रत्याशी बीपी सरोज ने अपना नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि इसके बाद एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ जिसमें संबोधित करने के लिए प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने जमकर के सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने जनता से अपील की कि एक बार फिर से कमल का बटन दबा करके बीजेपी की सरकार बनाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की 80 की 80 सीटें वो जो है बीजेपी जीतने वाली है। साथ ही जौनपुर और मछली शहर की सीटें भी बीजेपी जीत रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, सपा मतलब समाजवादी पार्टी और बसपा मतलब बिल्कुल समाप्त पार्टी। उन्होंने साथ ही कहा कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो एक छलावा है, वो एक धोखा है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग की तरह हो गया है। जौनपुर से भारत एक्सप्रेस के लिए राजन शाह। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 4 सीटों पे इलेक्शन हो चुका है और आने वाली 7 मई को बची हुई 7 संसदीय सीटों पे मतदान होना है। लेकिन अब जो ये 7 सीटें छत्तीसगढ़ में बची हैं, इन 7 सीटों पर को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस अपना पूरा जोर लगा रही हैं। इस समय मुद्दे जो गूंज रहे हैं सबसे ज़्यादा बीते 2 दिनों में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद, नक्सलियों से बातचीत, आरक्षण पे बीजेपी का क्या नज़रिया है, इसके अलावा एमएसपी को लेकर भी कुछ बातें कांग्रेस बीजेपी की तरफ से की जा रही है और सबसे बड़ी बात ये भी की जा रही है कि घोषणा पत्र दोनों पार्टियों का कैसा है। इस पर भी एक बहुत बड़ी बहस अभी हाल के दिनों में छिड़ी हुई है। आज भी दोनों पार्टियों की तरफ से बहुत सारे बयान जारी करके एक दूसरे पे आरोप लगाए गए हैं। एक दूसरे के मति भ्रम होने का आरोप भी लगाया गया है और ये भी कहा गया है, चुनौतियाँ भी दी गई हैं आपस में बहुत सारी। तो दोनों तरफ से तीर तलवार लगातार चल रहे हैं, एक दूसरे को घायल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं बयानों से दोनों तरफ के नेता। इसके साथ ही देश के गृह मंत्री अमित शाह का भी एक वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया में छत्तीसगढ़ में, जिसको बीजेपी ने फेक वीडियो बताया, जिसमें आरक्षण को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। और आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पोस्ट पर भी चेतावनी दी है कि इस तरह के फेक वीडियो वायरल ना करें, नहीं तो सरकार उनकी कड़ी कार्रवाई करेगी। कैमरा शो के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर।
राजकोट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला का एक बयान पूरे राज्य में क्षत्रियों की नाराजगी का कारण बना। पूरा क्षत्रिय समुदाय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राज्य में विरोध प्रदर्शन कर रहा था और ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद थी कि नाराज क्षत्रिय समुदाय कांग्रेस को समर्थन करेगा, कांग्रेस को वोट देगा और कांग्रेस इस बात की उम्मीद लगा बैठी थी। लेकिन ऐसे में राहुल गांधी का एक बयान जो उन्होंने राजा महाराजाओं के खिलाफ दिया, अब कांग्रेस के लिए भी मुसीबत का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात में क्षत्रिय समुदाय के लोग और राजे रजवाड़ों के कई परिवार राहुल गांधी के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं और नाराजगी जता रहे हैं। कल राहुल गांधी के खिलाफ भाभौर में पुतला दहन किया गया, तो आज पाटन में राहुल गांधी की सभा के पूर्व क्षत्रिय समुदाय के लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार में चुनावी सभा कर जेडीयू प्रत्याशी के लिए वोट की अपील किए जाने पर उनके पुराने बयानों को हवाला देकर चुटकी लिया है। पूर्व में अमित शाह द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एनडीए के दरवाजे बंद होने के बयान पर अब पीके ने तंज कसते हुए कहा है कि दरवाजा बंद करने और खोलने के पीछे एकमात्र वजह प्रधानमंत्री के लिए बिहार के 40 सांसदों का लोभ है। उन्होंने अमित शाह पर आरोप लगाया है कि बीजेपी ने 40 सांसदों के स्वार्थ में केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गले लगाया है। प्रशांत किशोर अक्सर अपने बयानों में ये कहते आए हैं कि जनता में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ काफी आक्रोश है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार बिना सुरक्षा कर्मी के लोगों से मिल नहीं सकते हैं। इसके बावजूद बीजेपी ने उन्हें गले लगाया है। इसके पीछे एकमात्र वजह है उनका वो वोट बैंक, जो अगर लालू प्रसाद यादव के साथ चला जाए तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए सहयोगी आशुतोष के साथ माधुरी। हरियाणा की तमाम 10 लोकसभा सीटों पर नॉमिनेशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। जहां तमाम राजनीतिक दल नॉमिनेशन की प्रक्रिया की तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं पहले दिन का पहला नॉमिनेशन सबसे बड़ी लोकसभा गुरुग्राम लोकसभा में किया गया, जहां बीजेपी कैंडिडेट राव इंद्रजीत सिंह ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। हमने नॉमिनेशन फाइल किया और हरियाणा का इलेक्शन छठे चरण के अंदर है, तो काफ़ी समय मिल गया था हमारे को नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, तैयारी करने के लिए। तो आज मैं शुक्रगुजार हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी फाइलिंग ऑफ द नॉमिनेशन के अंदर उपस्थित हुए हैं और आने वाले समय के अंदर हम कोशिश यही करेंगे कि 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालें। जिसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जहां एक बार फिर मंच को संबोधित करते हुए एनडीए 400 पार का नारा दिया, तो वहीं हरियाणा में भी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने का दम भरा। वहीं दूसरी ओर राव इंद्रजीत सिंह ने जहां लोगों से वोट की अपील की, तो वहीं राव इंद्रजीत सिंह ने हरियाणा के दिग्गज नेताओं को अपनी ताकत का एहसास कराया। कल भारतीय जनता पार्टी का फाइनली नामांकन है और इस नामांकन प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य झांसी में उपस्थित होंगे और नामांकन कराएंगे। हालांकि ये वो ग्राउंड है जहां पर हमारी मौजूदगी है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कल नामांकन सभा को जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जो यहाँ झांसी में इस मंच पर उपस्थित होंगे और इस मंच से नामांकन सभा को जो है संबोधित करेंगे। तस्वीरों में देख सकते हैं तैयारियों की अगर हम बात करें तो तैयारियां भी अपने अंतिम रूप दे रही हैं। तैयारियों का जो चरण है वो भी अंतिम रूप पर है, क्योंकि मंच तो सज और संवर गया है, लेकिन अभी मंच में कुछ कमियां जो है वो शाम तक पूर्ण कर ली जाएंगी, क्योंकि कल सुबह 9 बजे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इस मंच पर उपस्थित होंगे और इस मंच से नामांकन सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका नामांकन कराएंगे। हालांकि झांसी की अगर हम बात करें तो झांसी और ललितपुर लोकसभा सीट से अभी तक भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का मुकाबला जो है वो आमने सामने है। अभी तक बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है। विवेक राजौरिया, भारत एक्सप्रेस, झांसी।
हरियाणा जेजेपी के पूर्व अध्यक्ष निशान सिंह आज अपने पूरे कुनबे के साथ हरियाणा कांग्रेस में शामिल हो गए। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस दफ्तर में हरियाणा के कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान, पूर्व सीएम और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व सीएम पंजाब राजेंद्र कौर भंटल और कई लोगों के सामने उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। अपने पूरे कुनबे के साथ वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। देखा जाए तो हरियाणा में धीरे धीरे जेजेपी का जनाधार खत्म होते जा रहा है और जिस तरह से आज जेजेपी के पूर्व अध्यक्ष ने कांग्रेस ज्वाइन की है, साथ ही साथ जेजेपी के वर्तमान विधायक शाहाबाद से रामकरण काला के दोनों बेटे भी आज निशान सिंह के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब आने वाले वक्त में जब लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसा देखा जा रहा है कि पिछले 1 से 1.5 सालों में तकरीबन 40 से ज़्यादा विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं जो अन्य पार्टियों में थे, और ऐसे में जेजेपी के पूर्व अध्यक्ष का पार्टी छोड़कर अपने पूरे कुनबे के साथ जेजेपी में शामिल होना ये दर्शाता है कि धीरे धीरे हरियाणा में जेजेपी का जनाधार खत्म होते जा रहा है। आने वाले वक्त में ये देखने वाली बात होगी कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीट जो आज बीजेपी के खाते में और कभी कांग्रेस के खाते में होती थी, तो लोग किसके हक में आने वाले चुनाव में फैसला देते हैं और 10 सीटों में से हरियाणा की कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें जीतती हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन स्वास्थ्य के साथ ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस। करीब 20 दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन के नेताओं पर जमकर भड़ास निकाला है। केंद्रीय गृह मंत्री ने इंडिया गठबंधन के नेताओं पर निशाना साधते हुए आरोप लगाए हैं कि ये तमाम नेता सत्ता के पीछे भागने वाले हैं और यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो ये तमाम बड़े नेता एक एक साल प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने जनता को मजबूत सरकार बनाने की अपील करते हुए साफ तौर पे कहा कि आपका वोट बर्बाद न जाए, ये सुनिश्चित करना आपका काम है। यदि आप इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे तो ये तमाम लोग आपस में सत्ता बांटेंगे और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने लालू प्रसाद यादव को आड़े हाथों लेते हुए साफ तौर पे आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ लालू प्रसाद यादव की डील हुई है। लालू प्रसाद यादव ने केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनाने का वादा किया है और उसके एवज में तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। मतलब साफ है कि इंडिया गठबंधन में लालू प्रमुख भूमिका निभाने वाले हैं। इसी वजह से लालू प्रसाद यादव बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कुल मिला के दोनों सभाओं में, चाहे झंझारपुर मधुबनी का हो या फिर बेगूसराय का, दोनों जगह अमित शाह ने अपने अंदाज में इंडिया गठबंधन के नेताओं पर जमकर भड़ास निकाला। सहयोगी माधुरी के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श चुनाव संहिता भी लागू कर दी गई है। हम आपको प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके की पत्रिका मार्ग की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर एक पार्टी विशेष के द्वारा अभी भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से ज़िले में जहां पर भी इस तरह से पार्टी चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है, आदर्श संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, वहां पर प्रशासन के द्वारा तेज़ी से काम भी किया जा रहा है, मुस्तैदी दिखाई जा रही है। कुछ स्पॉट को हमने पहले भी चिन्हित किया था और प्रशासन के संज्ञान में लाया था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आता है और भारत एक्सप्रेस की खबर का असर भी साफ तौर पर देखने को मिलता है। तो अब हम आपको ले चलते हैं उस जगह पर जहां पर आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन किया जा रहा था, लेकिन भारत एक्सप्रेस की खबर दिखाने के बाद खबर का असर हुआ। प्रशासन ने उस जो प्रचार प्रसार किया जा रहा था उसको पूरी तरह से रोक दिया है। लेकिन ये ताज़ा तस्वीरें पत्रिका मार्ग की, यहाँ पर भी आप आगे हमारे साथ चलेंगे तो जगह जगह इसी तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस पूरे पत्रिका मार्ग पे 3-4 जगह आपको इसी तरह की तस्वीरें नज़र आएंगी। लेकिन अब हम आपको लेकर के चलते हैं दूसरी जगह पर जहाँ पर भारत एक्सप्रेस की खबर का असर भी देखने को मिला है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। शिवराज सिंह चौहान लोकसभा के दौरान प्रचार प्रसार करने पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा को जिताने के लिए एक आम सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सामने बैठी जनता से पूछा कि क्या आपको मेरी याद आती है, तो सामने बैठी जनता ने कहा कि हाँ, मैं याद आती है। आपको याद आ रही थी कि नहीं आ रही थी? आवाज दोनों तरफ से बराबर लगी हुई। और जब भारत सिंह जी ने कहा कि आनी है
जनता कह रही है कि मामा को बुलाओ, तो तुमने पुकारा और हम चले आए। ऐसे में भावुकता वाला यह वीडियो सामने आया है, जिसमें वह भावुकता से अपनी जनता से पूछते हुए नजर आ रहे हैं। वह यहीं नहीं रुके और उन्होंने कहा कि आपने बुलाया और हम चले आए। लोकतंत्र के महासमर में सत्ता का संघर्ष अब उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की ओर बढ़ चला है। पूर्वांचल की 5 लोकसभा सीटों पर आज से नामांकन दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छठे चरण में होने वाले मतदान के लिए आज नामांकन दाखिला शुरू हुआ है, जो 6 मई तक चलेगा। यह लोकसभा सीटें हैं आजमगढ़, लालगंज, मछली शहर, जौनपुर और भदोही, जहां आज पर्चा दाखिला की प्रक्रिया शुरू हुई। ये 5 लोकसभा सीटों पर सभी राजनीतिक दलों की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि पिछले चुनाव 2019 में सभी दलों को यहां मिला जुला लाभ मिला था। अगर बात की जाए इन 5 लोकसभा सीटों की पिछले परफॉर्मेंस की, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा को यहां 2 सीटें हासिल हुई थी, भाजपा भी 2 सीटें हासिल करने में कामयाब हुई थी, जबकि 1 सीट सपा के खाते में गई थी। तो इस लिहाज से सभी दलों का यहाँ पर मिला जुला असर था। इसको देखते हुए इस बार भी सभी राजनीतिक दलों ने पूर्वांचल की इन सीटों पर अपनी नजरें गड़ा रखी हैं। तो इस लिहाज से पूर्वांचल की ये 5 सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जहां पर आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है। सभी राजनीतिक दल नामांकन के दिन से ही अपने प्रत्याशियों के लिए माहौल बनाने और उन्हें मजबूती से चुनाव लड़ाने में जुट गए। अब ये देखने वाली बात होगी कि जनता किसको पसंद करती है और कौन से दल का दबदबा इन 5 लोकसभा सीट पर कायम रहता है। वाराणसी से भारत एक्सप्रेस के लिए सौरभ अग्रवाल। लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। पहले चरण में 5 और दूसरे चरण में 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई है, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे कम वोटिंग परसेंटेज दर्ज किया गया है। ऐसे में अगर बात करते हैं तो पहले फेज में 60% और दूसरे फेज में 59% वोटिंग हुई है। वोटिंग किस दिन होगी इससे किसी शहर या गाँव के लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुंबई का मामला कुछ अलग है। यहाँ लोग छुट्टियों पर मुंबई से बाहर चले जाते हैं और 2 दिन की छुट्टी काट कर वापस लौटते हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग की चिंता बढ़ गई है। मुंबई सहित MMR में 20 मई को वोटिंग है और उस दिन तारीख सोमवार पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि लोग शुक्रवार को ही शहर से बाहर चले जाएंगे। शनिवार रविवार की छुट्टी रहेगी और सोमवार को वोटिंग के लिए अतिरिक्त छुट्टी मिलने पर वोटिंग परसेंटेज पर असर पड़ सकता है। ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि मुंबई के जो लोग हैं वो वोट नहीं दे पाएंगे और जिस तरीके से इस बार वापस से वोटिंग परसेंटेज में गिरावट देखी जा सकती है, कयास लगाया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें 2 चरणों में जो चुनाव हुआ था उसकी, तो हर सीट पर 10% से कम वोटिंग हुई है। हालांकि ये देखना होगा कि क्या इस बार मुंबई कर जमकर वोट करते हैं या फिर वापस से वोटिंग परसेंटेज में जो गिरावट की कयास लगाई जा रही है वो सच साबित होगा। कैमरामैन घनश्याम के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस।